चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ओके, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? ये क्या है केमिकल काइनेटिक्स? आपको मालूम है ना, काइनेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो मोशन से डील कर रही हो, रिएक्शन एंड मोशन से डील करने वाली ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स है। तो यहाँ हम जो बेसिकली स्टडी कर रहे हैं वो काहे की स्टडी कर रहे हैं, क्या चीज पढ़ते हैं? वेरी गुड, रेट कॉमा फैक्टर अफेक्टिंग रेट। ये रेट किस किस फैक्टर से चेंज हो रहा है? रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैकेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिक की तरह मैकेनिज्म डिटेल तो नहीं, लेकिन हाँ मैकेनिज्म भी देख रहे हैं कि रिएक्शन का पाथ क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर में जो पढ़ने वाला फीचर है वो ये दो हैं, रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। फिर भी अगर हम कहें इस रिएक्शन में जो मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है वो एक बनता है कोलिजन थ्योरी पे। ठीक है, चैप्टर में कोलिजन थ्योरी है कि रिएक्शन कैसे स्टार्ट हुई, एक जनरल थ्योरी है। सेकंड, दूसरी चीज हमें चाहिए होती है इसमें, रेट क्या है, उसके जनरल न्यूमेरिकल आते हैं। किन किन फैक्टर्स पे रेट डिपेंड करता है उसके न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल। चौथी चीज इस पे आ जाती है एक जिसको हम वर्ड कहते हैं स्पेसिफिक रेट या रेट कांस्टेंट। ठीक है, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट आता है, और चैप्टर का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ये बहुत ज्यादा डिटेल में, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। इवन फिजिक्स में न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ ली होगी और उसमें रेडियो एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहीं से होते हैं। तो बेसिकली हमें ये 5-7 टॉपिक का ही चैप्टर मान के चलना है। नाउ बच्चों, पहली हेडिंग अगर हम कहें, डिफाइन रेट। व्हाट इज रेट? रेट क्या है? मैं वही देख रहा था, व्हाट इज रेट? रेट क्या है? आर से डिनोट किया जाता है। बेटा ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम किसी भी चीज को जो कैलकुलेट करते हैं वो रेट होता है। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन से कहा होगा, ठीक है, याद आ रहा है? जैसे उन्होंने तुम्हें मान लो 100-200 रुपए दिए कभी, ठीक है, और तुमने कुछ खाना पीना शुरू कर दिया, खरीद लिया, तो कह रहे होंगे जिस तरीके से तुम खर्च करते हो ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्दी कंगले होने वाले हो, है ना? तो उन्होंने एक स्पीड निकाल ली, एक लिमिटेड टाइम में तुम निपटने वाले, ठीक है, तो एक रेट है, या तुम अपना रेट कई बार निकाल चुके हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने टेस्ट पेपर्स या क्लास के बुक्स के चैप्टर्स देखते हो, इतने पन्ने हैं, इतने दिन में करना है, स्पेशली टेस्ट आने से पहले, तो वो आप क्या निकाल रहे होते? एक स्पीड निकाल रहे होते कि एक दिन में मुझे इतना पढ़ना है, 2 दिन में इतना पढ़ना है। पढ़ना तुमने घंटा नहीं है ना, खाली तुम उसकी कैलकुलेशन करते रहते हो, मतलब चिंता पूरी करते हो, काम नहीं करते हो। तो रेट बेसिकली क्या है? केमिस्ट्री में यहाँ कंसंट्रेशंस देखी जाती है। कंसंट्रेशन का बेसिकली यहाँ मतलब है रिएक्टेंट के मोल्स पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में रिएक्टेंट के कितने मोल है उसे उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं, और वो कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, कितनी देर में चेंज हो रही है, दैट मीन्स जो डिवाइड में आया है वो बताना पर यूनिट टाइम। यहाँ पर यूनिट टाइम है, तो इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। हर 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 घंटे या 1 दिन या 1 साल, वॉट एवर द यूनिट, टाइम की एक यूनिटरी वैल्यू होगी। उस एक यूनिटरी वैल्यू में जो आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो कितना चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? तो इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। इज इट क्लियर? आप कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हो, जैसे लेट सपोज तुम्हारे पिताजी ने ये लेट सपोज गड्डियां लगा के रखी हुई है। ठीक है, ये 2-2 हजार के नोटों की उन्होंने गड्डियां लगा के रखी, बहुत सारी, घर का कमरा एक भरा हुआ है, व्हाटएवर, लेट सपोज। ठीक है, ये घर का एक कमरा भरा हुआ जिसमें 2 हजार के नोट की गड्डियां लगी है, और लेट सपोज आप रोज 20 गड्डियां ले आते हो। ठीक है, 20 पैकेट्स आप रोज ले आते हो,
व्हाटएवर, पार्टी वार्टी दे रहे हो, दोस्तों गिफ्ट दे रहे हो, व्हाटएवर, पर डे आप इतने पैकेट ला रहे हो, तो कितने दिनों में कमरा खाली हो जाएगा, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स पता हो और पर डे का खर्चा पता हो तो आप बता सकते हैं कितने दिनों में आप इसको वैक्यूम में चेंज कर सकते हो, है ना। लेट सपोज 5 दिन के बाद देख रहे हैं, तो आपको मालूम है रोज 20 पैकेट निकल रहे थे, तो 5 दिन में कितने निकल गए होंगे, 100। तो जो भी इनिशियल एक्स वैल्यू थी, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस 100। समझ में आ रहा है, वर्ड क्लियर है। ठीक है, लेट सपोज आपको हमने ये नहीं बताया कि आप डेली कितना खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको इनिशियल वैल्यू बता दी कि यहाँ लेट सपोज 1000 पैकेट्स थे और हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में यहाँ 600 पैकेट्स बचे हैं 20 डेज में, तब भी तो आप रेट बता सकते हो एक दिन में आप कितने पैकेट निकाल रहे हो। 6000 पैकेट्स थे, 600 बचे हैं, सॉरी 1000 पैकेट थे, 600 बचे हैं, कितने खर्च हो गए, 400 खर्च हो गए पैकेट। 400 पैकेट खर्च हुए हैं कितने दिन में, 20 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में कितने खर्च कर रहे थे आप पर डे, तो 1 डे में आपका आ रहा है 400/20। तो ये 20 पैकेट्स आप रोज निपटा के आ रहे थे। इज इट क्लियर, मतलब वही वाला क्वेश्चन रिपीट था, इज इट क्लियर, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको इंटरलिंक करके भी क्वेश्चन कोई दे सकता है। व्हाट इज द इंटरलिंक, क्या होता है, जैसे आपको डायरेक्ट किसी ने नहीं बताया ना, आपको इनडायरेक्ट बता रहे हैं, मतलब हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हम जस्ट गप्पे मार रहे हैं अभी रेट के बारे में, व्हाट इज रेट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रेट, ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट कोई चीज बताई, व्हाट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट समझ में आता है, देखिए क्या है, हाँ घुमा के सीधे सीधे नहीं बता रहे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया भाई हाँ बताओ कितना खर्चा किया, कितने एक पैकेट एक दिन में कितने पैकेट चुरा के ले जा रहे थे या निकाल के ले जा रहे थे, आप सीधा नहीं बता रहे हो कि कितने ले जा रहा था ना, आप ये भी नहीं बता रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मैं जो पैकेट ले जाता था मैं तो ये सपोज कोई एक शॉप वाला है उसे दे देता था, व्हाटएवर तुम जो भी कुछ खरीदते थे वहां। ठीक है, तुम तो शरीफ लोग हो, ठीक है, गेहूं चावल जो भी खरीद रहे हो, वीट वीट जो भी खरीद रहे हो, ईड वीड, तो तुमने बता दिया हम तो इनसे जो है ये लेते थे, है? तो भाई कितने वीड्स लिए हैं, आपने कहा भाई हम 20 ग्राम रोज ले रहे थे, व्हाटएवर द वैल्यू। ठीक है, हीरो लोग हो हीरोइन लोग हो चलेगा, ठीक है, ये व्हाटएवर द हीरोइन ले रहे हो 20 ग्राम ले रहे हो, ठीक है, तो आपने कह दिया मैं तो 20 ग्राम लिए, आज तक कितने लिए, चलो 100 ग्राम लिए आज तक, व्हाटएवर। ठीक है, तो आपने ये बता दिया आपने 100 ग्राम वीड्स लिए, तो हमें पता चल गया कितने पैकेट यूज हुए। वेरी गुड, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, एक क्रॉस लिंक निकालना पड़ेगा कि भैया एक पैकेट में कितने ग्राम आती है, और उसको क्रॉस लिंक करके हम निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर। तो ये जो मैं घुमा के आपको बता रहा था वो क्या था कि कई बार रिएक्शन होगी, ये रिएक्टेंट होगा, वो प्रोडक्ट होगा, वो दूसरे प्रोडक्ट भी होंगे ये इसके, और यहाँ कुछ बैलेंसिंग भी हो सकती है, ये 2 हो ये 3 हो व्हाटएवर, ये भी 4 कुछ भी हो सकता है। अगर उन्होंने इसकी वैल्यू दी है तब भी हम बता सकते हैं इसका रेट कितना है, क्योंकि इनका रेशियो आपस में फिक्स है। जब भी इसके 4 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने करेंगे 3, और इसके कितने बनेंगे 2, और इन सबका रेट सेम करने का तरीका क्या है, इन सबकी कंसंट्रेशन लिखिए, मतलब रेट का फॉर्मूला लिखें, और रेट का फॉर्मूला dx/dt होता है, इस रेट के फॉर्मूले को इनके कोफिशिएंट से डिवाइड करिए तो ये सब इक्वल दिखेंगे, dp/dt कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, dc/dt ये कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, बट ये जरा गलती मत करना, रेट इतना ही है, यानी रेट ऑफ रिएक्टिंग R डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मिंग P डिवाइड बाई 3 इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मिंग C डिवाइड बाई 2। यानी क्या बच्चे गलत समझते हैं, उनको ये लगता है कि ये रेट के फॉर्मूले में ही 1/4 अटैच्ड है, वो इक्वलाइज करने के लिए अटैच्ड है, इन दोनों को इक्वल है, लेकिन रेट इतना ही होता है dx/dt। तो स्टार्टिंग से आज की स्टार्ट करते हैं हम, हमारा चैप्टर चल रहा भैया केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स कौन सी ब्रांच है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट और मैकेनिज्म देखी जाती है, ये 3 चीजों का चैप्टर है। हमने पहली हेडिंग पकड़ ली है व्हाट इज रेट। रेट क्या है, तो हमने कहा रेट का मतलब है कंसंट्रेशन में बदलाव आना पर यूनिट टाइम में, तो रेट एक रेशियो है, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम का रेशियो रेट है। इसकी यूनिट क्या आ सकती है,
ऊपर मोल पर लीटर है और नीचे टाइम है। टाइम जनरली सेकंड में होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट आ सकती है। कभी कोई गैसियस रिएक्टेंट आ गया, गैस फेज है, तो कंसंट्रेशन की जगह एटमॉस्फेयर ले सकते हैं और एटमॉस्फेयर पर टाइम आ जाएगा। या तुम्हें मालूम है एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट प्रेशर की क्या है? पास्कल है वे। तुम्हें तो ये बारी याद आएगी, मुझे मालूम था, लेकिन चलो तुम्हारी इच्छा भी पूरी की जाती है। बार पर सेकंड आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो ये तो आ गया रेट क्या है, ठीक है। अब हम रेट के लिए कह रहे हैं कि रेट ग्राफ से कैसे निकालेंगे। ये ग्राफ है, ये रहा कंसंट्रेशन एक्सेस, ये है टाइम एक्सेस। लेट सपोज ऐसा ग्राफ बन रहा है। जनरली अगर ये ऐसा ग्राफ, ये स्लोप नेगेटिव की ओर दिखे, तो वो रिएक्टेंट का होगा, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करते जाते हैं और कम होते जाते हैं, और जनरली प्रोडक्ट जीरो से शुरू होकर बढ़ते जाते हैं जनरली। तो व्हाटएवर, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये ग्राफ आ सकता है। और अगर मुझे रिएक्टेंट का रेट निकालना है किसी भी मोमेंट पे, तो मैं एक छोटा सा पोर्शन कट करूंगा, इतना छोटा होगा कि dt टेंड्स टू 0 होगा। वो लिमिट विमिट लगा के नाटक करके ना, तो dt टेंड्स टू 0 वाले केस में पहले हम क्या निकालेंगे? रेट निकालना चाह रहे हैं ना। या चलो मैं उल्टे तरीके से कहता हूं, मैंने ये ट्राइंगल बड़ा करके बना लिया जिसका थीटा है, तो मैं tan थीटा निकालना चाहता हूँ। tan थीटा शायद परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर dx है, बेस dt है, तो ये तो dx by dt आ गया। dx by dt रेट होता है, तो भैया ये तो रेट क्या है? स्लोप के बराबर है या tan थीटा के बराबर है। तो कहीं पे भी ग्राफ से अगर रेट निकालना हो तो दो तरीके का रेट है। वन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट एंड वन इज नोन एज एवरेज रेट। बोलो बेटा, दोनों में अंतर क्लियर है? What is the meaning of instantaneous rate? At a particular instant when dt approaches to 0, and average rate क्या हो गया? चलिए अभी यहाँ आ जाए। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? That is at a particular instant, that means dt tends to 0 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी नजर स्पीडोमीटर पे पड़ गई और वहां घड़ी भी लगी है, तो आपने जिस सेकंड में जो स्पीड देखी है वो इंस्टेंटेनियस है। और आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की स्पीड निकाल रहे हैं एक तरीके से, कि आपने लेट सपोज 250 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल की है, लेट सपोज 5 घंटे में की है, तो 1 घंटे में आपकी ये स्पीड आई है, दैट इज एवरेज। तो एवरेज ओवरऑल टाइम के लिए होता है और इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। बोलो क्लियर है इंस्टेंट और एवरेज में? कोई डाउट? जनरली इंस्टेंटेनियस को डिनोट करते हैं डी वर्ड से, एवरेज को वर्ड डेल्टा से कर देते हैं। यानी ये डिफरेंशिएशन टर्म है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन टर्म? क्या है इसका मतलब? वेरी गुड। डिफरेंशिएट मतलब चीजों को एक दूसरे से एकदम अलग अलग करते जाओ, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स करते जाओ, कीमा बना दो उनका, दैट इज डिफरेंशिएशन। और बाद में उसी को कीमा को इकट्ठे करके दोबारा से, हाँ, दैट इज इंटीग्रेशन पार्ट। समझ में आ गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ये रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर पढ़ने से पहले अगर आपके दिमाग में सीटी है, ओके, सीटी, व्हाट इज सीटी? कोलिजन थ्योरी, तो थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। कोलिजन थ्योरी में सिर्फ ये कहा गया है, बॉटम लाइन उसकी ये है कि हर एक रिएक्शन एक बैरियर को क्रॉस करके ही स्टार्ट होती है। जब तक बैरियर क्रॉस नहीं होगा रिएक्शन शुरू नहीं होगी। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में जरूरी नहीं है कि बाद में प्रोडक्ट की एनर्जी कम ही हो, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है। जैसे ये ग्राफ है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की ज्यादा। चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे वो एक्सोथर्मिक हो, तो पहले बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। और ये एनर्जी मान ली गई है रिएक्टेंट के अंदर है, ये हमें पता नहीं होती कितनी है, एक अंदाजा बना लिया ये रिएक्टेंट के अंदर है, तो ये एनर्जी हमें बाहर से चाहिए। तो जो भी एनर्जी हमें बाहर से चाहिए दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जब हम सप्लाई करते हैं तभी रिएक्शन चलती है। याद आ गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैच स्टिक को जलाना है, माचिस की तीली को जलाना है, तो यू हैव टू स्ट्रक इट। और स्ट्रक क्यों करते हैं? क्योंकि एक लेवल है इसका, एक इग्निशन टेम्परेचर है, वहां तक की इसे एनर्जी चाहिए, वो देते हैं। स्ट्रक नहीं करना चाहते तो कहीं आग जल रही है वहां ले जाओ, तब भी ये जल जाएगी। तो दूसरा तरीका वो भी है, ठीक है। तीसरा तरीका तुम्हारे बस की नहीं है, वो क्या है, मंत्र पढ़ के भी कुछ लोग आग जला लेते हैं। नेट पे आ जाता है, फेसबुक व्हाट्सएप ज्ञान में, ठीक है। वो मंत्र पढ़ रहे हैं और आग भी जलने लगती है, ऐसा सुना है कभी? अरे अभी नहीं आया तुम्हारे पास? चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। तो
फैक्टर अफेक्टिंग रेट में ये थ्योरी अपने दिमाग में रखनी है क्या, कि एक लिमिट तक मूव करने के बाद ही रिएक्शन चलेगी, उस लिमिट से पहले नहीं चलेगी। दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां पहुंच गया तो वो कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चैप्टर तुमने पढ़ ही रखा है, ये कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी इसके बाद ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, फिर ये रुकेगा नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये वाले डायलॉग तुमने कई बार सुना होगा, एक्टिवेशन वाले, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कई बार कहा होगा जब तुम शैतानी कर रहे होगे, बेटा लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अब मैं सैचुरेट हो गया हूँ। मतलब क्या है वो, हाँ, अब वो इतने एक्टिवेट हो चुके हैं कि कभी भी रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं। समझ में आया? शुरू में पहली बार तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेट सपोज तुमने कोई शैतानी हरकत की तो अरे बच्चा है शैतानी करता, दूसरी बार अगर रिपीट की तो देख मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, फिर तीसरी बार वो कहने लगते हैं बेटा हाँ, फिर उसमें चौथी बार कुछ कहते नहीं है, सीधा रिएक्शन होती है। तो वही चीज यहाँ समझाई जा रही है। तो ये थ्योरी आपके दिमाग में अगर है तो बहुत इजीली काम हो जाएगा। सेकंड, कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, ये एक पाथ था रिएक्शन को चलने के लिए, यानी यहां तक ले जाके रिएक्शन एक्टिवेटेड हो रही थी तो इतनी एनर्जी बाहर से चाहिए थी। कैटलिस्ट एक नया पाथ दे देता है जिसका कई बार बैरियर कम होता है, मैक्सिमम, कभी कभी बैरियर ज्यादा भी कर सकता है, वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, और पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या काम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम करके रेट बढ़ाते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देंगे, इसीलिए रेट कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है कैटलिस्ट? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा? ठीक, मतलब कैटलिस्ट कौन है, क्लियर है एकदम दिमाग में? जैसे तुम गेम खेल रहे हो, मतलब आराम से मस्ती कर रहे हो, पिताजी से पंगे ले रहे हो, ऐसे ही मजाक मजाक में व्हाटएवर, ठीक है, और अभी तुम्हें मालूम है कि पिताजी को इतनी जल्दी गुस्सा आने वाला नहीं है, अभी नहीं पड़ेंगे चपत, लेकिन यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे इन चीजों को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। देखो हमारे दिमाग में ना पिक्चर्स जल्दी आती है ना, यूजुअली बातें कम आती है, साउंड कम ना, पिक्चर अगर कोई है तो बहुत जल्दी आया, ठीक है। अब वो यहाँ तुरंत एक आध बारी कहते हैं, देख तू बहुत शैतानी कर रहा है, आज तू पिटने वाला है, पिताजी के दिमाग में इमेज आ जाती है, बोले हाँ बात तो सही कह रहे हो, है ना। और वो हल्के से एक दो बातें और कह देती हैं, तू सुबह से तो पढ़ा है नहीं बिल्कुल। और ये डायलॉग बहुत आराम से मिलता है ना। फिर वही घिसे पिटे डायलॉग, पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में आगे, है पैसे पेड़ पे नहीं लगते। और तुमने अगर कुछ बोल दिया, बेटा हमने बाल जो है ना धूप में सफेद नहीं किए हैं, है तो यार अच्छी कंपनी के डायल आया करो, ठीक है। तो व्हाटएवर, उनके पास डायलॉग्स की कमी नहीं है। ये जो प्राणी बीच में आया ना, जिसने ये बैरियर नीचे कर दिया और ये रेट फास्ट हो गया, ये है बेसिकली पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। और कई बार उल्टा भी हो जाता है, जैसे दादा दादी नाना नानी आए हुए हों और उस समय आप शैतानी कर भी रहे हो, इनकी बड़ी इच्छा भी हो कि इनकी बेइज्जती करा रहा है, इनकी बड़ी इच्छा भी हो इसे धुनने की, तब भी ये बच जाता है नहीं? कैसे बच जाता है, इनकी बदौलत बच जाता है उस समय। ये एक तरीके से नेगेटिव कैटलिस्ट हुए, समझ में आया? तो कैटलिस्ट दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जितना आप ऐसे सोच के चलोगे, थोड़ा आपको आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेट। रेट का मतलब तो याद ही है ना, रिएक्शन की स्पीड पढ़ने जा रहे हैं। नाउ पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? इलेक्ट्रोलाइट तो मैंने कहा ही नहीं, कोई भी रिएक्शन चल रही है उसका रिएक्टेंट, हाँ बेटा वेरी गुड। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ एक यूनिट स्पेस में ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जब बेटा ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है, देन अकॉर्डिंग टू सीटी कोलिजन थ्योरी, ज्यादा पार्टिकल है टकराएंगे भी ज्यादा। जब टकराएंगे तो कोलिजन थ्योरी यही तो कह रही है, एनर्जी आती है उसी से, और वही एनर्जी बैरियर को क्या करा देती है, क्रॉस। तो मोर द कंसंट्रेशन मोर विल बी द रेट। क्लियर है भाई? इसीलिए तो मैंने आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ाई। अगर आपको सिंपल में कहता कि रेट का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम,
अब मैं आपसे कहूँ डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी, तो अजीब सा लगे ना, क्या कह रहे हो, डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पॉइंट वही आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस की जगह यहाँ कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूले में क्या है बेटा, यहाँ क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो आपको क्या समझना है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उसका चेंज भी ज्यादा होता है यूनिट टाइम में। क्यों? टाइम तो सेम है, तो उसमें ज्यादा ये तो यूनिट टाइम को हमने उठा के कांस्टेंट में ले आएंगे, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन ज्यादा होंगे। रीजन पे जाओ, ठीक है। कोलिजन थ्योरी क्या कह रही है, ये डब्बा है, इसके अंदर पार्टिकल, और उसी उतने ही डब्बे में बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो कॉमन सेंस है, जब बहुत ज्यादा पार्टिकल हैं तो कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे। कोलिजन ज्यादा होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होंगे। बेटा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोलिजन एंड इफेक्टिव कोलिजन? जैसे कोलिजन होता है तो वेरी गुड। नहीं, वो कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे, वो कोलिजन जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दिलवा दे, दैट कोलिजन इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। इज इट क्लियर? जो रिएक्शन चलवा दे। तो कोलिजन तो बहुत होते हैं, इफेक्टिव कम। फॉर एग्जांपल जो आपको पहले दिया था, अगर याद हो, कि अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है और कोई एक बैट्समैन खड़ा है और बॉलर बॉल डाल रहा है, तो ये कई शॉट मारता है, बट कुछ शॉट ऐसे होते हैं जिनको हम 6 का दर्जा देते हैं और सीधा बाहर चले जाते हैं, तो हम उसको इस समय फिलहाल कहना चाह रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये शॉट मारे और बाउंड्री 60 मीटर दूर है, ये 90 मीटर तक शॉट जाए, फिर भी बॉल बाहर नहीं, बैट्समैन बाहर जाए। अगर ओरिएंटेशन गड़बड़ हो गया, अगर ये शॉट ऊपर की तरफ चला गया तो क्या होगा? तो भैया आप बैट्समैन बाहर जाओ, बॉलर सॉरी, अब बॉल नहीं जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज ओरिएंटेशन। तो एक फैक्टर पहला हमारा आया कंसंट्रेशन, उसका हमने पढ़ा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मोर द कंसंट्रेशन मोर द रेट। बट ध्यान देना, मैं बार बार ये कंसंट्रेशन में एक्टिव मास वाला ब्रैकेट लगा रहा हूं, यानी एक्टिव मास देखा जाता है ना कि प्योर कंसंट्रेशन। और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, इसलिए सॉलिड के केस में कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर उन्होंने कहा CaCO3, ये टूट के CaO और CO2 बना रहा है, तो CaCO3 और डाल दें तो रेट बढ़ गया या कम हो गया, आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अमाउंट से इसका एक्टिव मास चेंज नहीं हो रहा। और उसको फिर हम धीरे से कहते हैं ये था चूना। और जब बच्चे आंसर गलत बोलते हैं तो हम कहते हैं लग गया तुम्हें। इज इट क्लियर? तो इसलिए आपको चूना एग्जाम में ना लगे, तो रिवीजन भी है, इसलिए मैंने जल्दी बता। कंसंट्रेशन क्लियर? तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आया कि आपने कह दिया कि सॉलिड के लिए एक्टिव मास पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा, तो सॉलिड के लिए कर किस पे रहा? अगर सॉलिड है उसका रेट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं? दूसरा, इसका जो सॉलिड के लिए स्पेशली बात बोली हमने, उसके लिए दूसरा फैक्टर है SA, वेरी गुड, सरफेस एरिया। यानी जो सॉलिड है उसे पीस डालो, पाउडर कर दो, फाइनली डिवाइडेड कर दो। जितना फाइनली डिवाइडेड होगा उतना सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, और जब ज्यादा एरिया होगा तो रेट ज्यादा होगा। तो मोर द सरफेस एरिया मोर द रेट। तो सॉलिड के लिए है, गैस के लिए गलत हो जाएगा। क्यों? गैस का जब आप एरिया बढ़ाना चाहोगे तो गैस का थोड़ी बढ़ेगा, वो तो बेसिकली कंटेनर का बढ़ेगा, और कंटेनर का एरिया बढ़ाते ही उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन कम तो रेट कम। यहाँ पे क्या है, यहाँ उस कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, और पाउडर होने के बाद रेट बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कभी कभी नए क्वेश्चन ऐसे बना देता है कि बच्चों को सरफेस एरिया रटा हुआ है, तो ठीक है, गैस फेज रिएक्शन है, surface area of the container is increased by pulling the piston outward, rate of reaction will increase decrease remain same। तब आप कहेंगे भैया अब डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो सरफेस एरिया ना बढ़ा है, वो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया है। तो वॉल्यूम, वेरी गुड, 2 फैक्टर क्लियर होगा। तीसरा फैक्टर ऑब्वियसली हम बोल ही चुके हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने पे रेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी या बैरियर। बताओ भैया, जितना बैरियर ज्यादा है, ऊपर है बैरियर, उतनी रेट ज्यादा या कम? ओके, तो बैरियर का मतलब ये रेलवे लाइन वाला बैरियर नहीं है। कई गधे ये भी सोचने लगते हैं सर बैरियर ऊपर है तो नीचे से चले जाएंगे ना। भाई ये वो वाला बैरियर नहीं है, ठीक है? तुम्हारे जो दिमाग में चल रहा है वो बैरियर नहीं है, ठीक है? तो जितना बैरियर, हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी स्पीड कम, एक्टिवेशन कम तो स्पीड ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल की दीवार है, एग्जाम्पल याद आया, जो 10-15 फीट की है और एक 5 फीट की है,
तो कहाँ ज्यादा बच्चे भाग रहे होंगे? कॉमन सेंस है, 15 फीट वाली दीवार में जहाँ होती है ना, जहाँ काफी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, वहां किसी बच्चे से आप बात करो तो वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएगा। स्कूल पढ़ने आते हैं, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, यहाँ हमें शिक्षा मिलती है, और उन्हीं बच्चों को जब यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है वो सबसे पहले भाग रहे होते हैं। असलियत ये लिलीपुट पहले भाग नहीं पा रहे, अब इनकी औकात में आ गया भागना। अब इन्हें रोक के पूछो बेटा आज क्या हुआ, बोले शुरू में अच्छा पढ़ाते थे, शुरू में सही थे, अब नहीं है। ठीक है, मतलब अब ये अपने हिसाब से सारी चीजें मोल्ड कर लेते हैं। तो कहेंगे यार पहले भी तो चल रहा था और अब भी चल रहा है, तो मतलब एकदम खराब हो गया। बोले नहीं, 5 फीट वाली दीवार मिल गई। हाँ अब ये औकात में आ गया, लेकिन ये मानेंगे थोड़ी औकात में आ गया है। अब ये खाली इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि हम यहाँ से भागे, इनका जस्टिफिकेशन बड़े अच्छे हो। ठीक है, दीज आर द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हम कौन सा रोज भाग रहे हैं? पिछले हफ्ते 3 ही बार भागे, 4 दिन आए नहीं थे, है नहीं है, तो हम कहाँ रोज भाग रहे हैं? और यही जिंदगी में याद रह जाएगा बेटा, जो तुम मजाक बना रहे हो, तुम जाओ पढ़ो, चलो आ जाओ। ठीक है, फिर एक दो डायलॉग निकाल के ले आते हैं अब्दुल कलाम के और इसके उसके। ठीक है, अब्दुल कलाम ने ये डायलॉग कहा है कि वो बात अलग है, मतलब जो आज भी पीछे मुड़ के मैं जब लाइफ में देखता हूँ, तो वो बातें जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाती हैं, वो कौन सी हैं? जब मैंने क्लास बंक की थी, जब मैं दोस्तों के साथ गया था। और मुझे लेक्चर्स तो आज भी कोई नहीं याद है टीचर के, लेकिन वो याद है जो मोमेंट्स मैंने बिताए। आई एम नॉट एनकरेजिंग यू कि तुम भी भागा करो, क्योंकि तुम्हें तो मौका ही नहीं मिला भागने का, कोरोना ने दिया ही नहीं तुम्हें स्कूल तक का। चलो लौट के आ जाओ। कैटलिस्ट क्लियर है, सरफेस एरिया क्लियर है, टेम्परेचर अरे हाई क्लियर। बताओ टेम्परेचर बढ़ाने में रेट बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा? वेरी गुड, टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ भी कह लो, VRMS बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ी, रूट मीन स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी एंड कोलिजन एनर्जी बढ़ाएगी। मतलब 1 सेकंड में पहले 10 कोलिजन हो रहे थे, 12 होने लगेंगे। कोलिजन एनर्जी, पहले जिस एनर्जी से टकरा रहे थे उससे ज्यादा, ये दोनों चीजें बढ़ाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी, कोलिजन एनर्जी भी, और इसीलिए रेट बढ़ेगा। ठीक है, अब वो कंफ्यूज कैसे कराएंगे? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो चाहे एंडो हो चाहे एक्सो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, वो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सोथर्मिक के लिए कम और एंडोथर्मिक के लिए ज्यादा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है रेट। रेट हमेशा बढ़ता है, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो एंडोथर्मिक। वर्ड क्लियर है? अब है क्या ना, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है बैकवर्ड रिएक्शन। बेटा एक डायरेक्शन होगा एंडोथर्मिक और एक डायरेक्शन होगा एक्सोथर्मिक। तो जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी भी स्पीड बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी। बट जो एंडोथर्मिक डायरेक्शन है, सपोज वो पहले से 4 टाइम्स स्पीड में हो गया, और एंडोथर्मिक डायरेक्शन सॉरी एंडो 4 हुआ और एक्सो सिर्फ 2 टाइम्स हुआ, तो प्रैक्टिकली सोच के देखना, ये वाली स्पीड 4 टाइम्स हो गई और बैकवर्ड खाली 2 टाइम्स, तो ओवरऑल फॉरवर्ड चली गई। बट अगर उल्टा होता, अगर यही चीज ये होती बेटा कि ये एंडो होता और ये एक्सो होता, तो ये 4 टाइम्स हो जाता, ये 2 टाइम्स हो जाता, तो ओवरऑल बैकवर्ड बढ़ जाता। और अगर बैकवर्ड बढ़ जाता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तब तो ये बढ़ जाता, और अगर ये बढ़ता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता। जब रिएक्टेंट बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो डिपेंड करता है एक्सो और एंडो पे, रेट कांस्टेंट या रेट नहीं। ठीक है, तो यूजुअली टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है। अब कोई जबरदस्ती जब फंसाने पे आ जाए तो सोच लेना, जैसे उन्होंने कह दिया बायोलॉजिकल रिएक्शन है, 10 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ेगा या घटेगा? तो जनरली बायोलॉजिकल रिएक्शन मतलब हमारी बॉडी की रिएक्शन, वो 20 to 30 डिग्री पे बेस्ट चलती है। बॉडी टेम्परेचर जो हमारा है उस पे बेस्ट चलती है। तो 10 डिग्री से लेके 30 तक तो रेट बढ़ा, और 30 के बाद 50 तक रेट कम भी हुआ। तो ये बेल शेप कर्व आ जाता है, पहले बढ़ेगा फिर कम। तो ये समझ लेना, अगर बाई चांस वो ऐसा कोई नाटक बोल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर उन्होंने कोई कंबशन टाइप की रिएक्शन दे दी, आई मीन टू से कोई ऐसी रिएक्शन जैसे बॉम्ब ब्लास्ट, अब वो कहे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ेगा कम होगा, कहना कुछ ना होगा, वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी एक्सप्लोसिव रिएक्शन। वो पहले से ही लाखों डिग्री टेम्परेचर पे चल रही है, उसमें तुमने 5-10 डिग्री बढ़ा लिया या घटा लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? इज इट क्लियर? दैट मीन्स अगर कोई बॉम्ब एक्सप्लोड करने कहीं जाता है तो ये थोड़ी देखता है धूप निकली है नहीं निकली है नहीं?
धूप निकली हो तब भी उतना ही नुकसान होना है, नहीं निकली तब भी उतना ही नुकसान होना है। तो इसलिए टेम्परेचर का कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन दे दी है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन दे दी है, तो टेम्परेचर का नेग्लिजिबल इफेक्ट है, अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है। बोलो क्लियर है? बाकी सारे फैक्टर छोटे छोटे हैं, जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जल्दी बोलो भैया क्लियर है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, बेटा कुछ रिएक्शन है जो केमिस्ट्री में कहलाती है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल मतलब वो रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, क्योंकि वो लाइट पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होती और सुबह सूरज निकलने के बाद थोड़ी थोड़ी होना शुरू होती है, 11-12 बजे तक पीक पे पहुंचती है, फिर वो सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, कम होने लगती है, फिर जीरो हो जाती है। तो भैया फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करती है, और इसलिए लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा कम हो जाएगा। ठीक है? नेचर मतलब अगर कोई सॉलिड है, लिक्विड है, तो गैस में रेट ज्यादा होगा, सॉलिड लिक्विड में कम होगा। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल फितूरी ज्यादा है, कोलिजन ज्यादा करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होते हैं इसलिए। और अगर कोई आयनिक रिएक्शन और कोवलेंट है तो आयनिक की रेट ज्यादा होगा, बिकॉज आयंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, दे ओनली रीअरेंजेस। ये चार्ज स्पीशीज हैं, चार्ज आर ऑलवेज मोर एक्टिव देन नॉर्मल स्पीशीज, और ये कोवलेंट बॉन्ड है, पहले तोड़ना पड़ेगा फिर नया बढ़ेगा, तो बहुत मुश्किल है। तो 6-7 फैक्टर हो गए हैं, और भी हो सकते हैं। जैसे पहला फैक्टर कंसंट्रेशन हुआ, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर हुआ, तीसरा फैक्टर कैटालिस्ट हुआ, ये मेन 3 फैक्टर है। चौथा फैक्टर सरफेस एरिया हुआ, पांचवा फैक्टर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हुआ, ठीक है। छठा फैक्टर ओरिएंटेशन हुआ, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो रेट ज्यादा है, और सातवां फैक्टर नेचर हुआ। ठीक है? कोई डाउट है इन सारे फैक्टर्स पे? रेट क्लियर है? रेट के न्यूमेरिकल कर लेंगे। रेट के न्यूमेरिकल कैसे होंगे? जैसे वो एक रिएक्शन दे देंगे, जैसे उन्होंने पहले एक सिंपल इक्वेशन ले रहा हूँ, बहुत सिंपल, जिसे कहते हैं PCl5 टूट रहा है PCl3 + Cl2। अब ये इससे सिंपल नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन गलती तुम जरूर करोगे, नहीं मार। अब उन्होंने ये दे दिया कि बेटा रेट ऑफ रिएक्टिंग PCl5 इज 1 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्टिंग PCl5 इज 1 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। गिव रेट ऑफ फॉर्मिंग PCl3। ऑप्शन आपको भी दे रहा हूं, A 1, B मोर देन 1, C लेस देन 1। रेट तो सेम ही है, हद हो गई, हद नहीं, तीनों के गैसेस फेज में है। हद हो गई, हद हो गई, हद हद की भी हद हो गई। बेटा ये एक पेन है, वैसे मैं क्यों तोड़ूं इसे? नहीं, चलो मैं इसे अगर तोड़ रहा हूं तो एक ये पार्ट बन रहा है, एक ये पार्ट बन रहा है, यानी 2 पार्ट बन रहे हैं, लेकिन दोनों एक एक ही बन रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं मैं ऐसे 5 पेन तोड़ूंगा तो ये वाले पार्ट कितने बनेंगे? ये भी 5 बनेंगे, ये भी 5 बनेंगे। ऐसे ही ये मैं तोड़ के ये बना रहा हूँ, PCl5 तोड़ के PCl3 बना रहा हूँ, लेकिन आंसर वन नहीं है। वो तो मैंने तुम्हें पहले कहा था, गलती तो मैं तुमसे करा ही रहा हूँ, वो तो तुम करोगे ही करोगे। क्यों? क्योंकि मूर्खों, तुम ये क्यों नहीं देखते हो कि यूनिट क्या है? यहाँ यूनिट है ग्राम, जबकि मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है वो मोल्स पढ़ाया है। और अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है? PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट PCl3 से तो ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर ये 1 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो मोल इसके कितने होंगे? 1/m मान लेते, इतने रिएक्ट कर रहे हैं, और 1/m मोल ही PCl3 के बन जाएंगे। लेकिन PCl3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कम, तो इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो आंसर आएगा। क्योंकि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब आंसर 1 से कम। ये जरूरी है तुम्हारा आंसर सही था या तरीका सही? एक से एक बैठे हैं, एक से एक इंटेलिजेंट बैठे, अरे हमारा तुक्का सही तो था, हमें नंबर दे दो। ठीक है बेटा, पॉइंट ये इस बात का डिस्कशन ही नहीं है कि आपका आंसर सही है या गलत है। डिस्कशन किस बात का है? क्या आपको क्वेश्चन की मेंटेलिटी तक पहुंच पाए थे या नहीं पहुंच पाए थे, ये है इंपॉर्टेंट। क्या है? 2 चीजें जो आपने यहाँ गलत की। पहली गलती आपकी क्या थी कि ये 1:1:1 में है और वो मोल्स में है, ग्राम में नहीं। सेकेंड आपसे क्या मिस्टेक हुई कि आपने सोचा 1 टूट के 2 बन रहे हैं, तो 1 ग्राम टूटा तो हाफ ग्राम बनेगा। अब 1 टूट के ये भी 1 बनेगा और ये भी। तो इस चीज को सोच के आपको न्यूमेरिकल्स कर,
बोलो क्लियर है? आज खाली हमने रेट को डिस्कस किया है, कल हम आगे कर लेंगे, ठीक है? यस, मेरे हिसाब से इस फाइल की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तो पिछले वीडियोस देख लें। क्यों, उसको आप वो वाली स्पीड से देख लो ना, 2x। हाँ सर समझ में आ गया। वो जो चीज आई थी ना, पता है कहाँ पे नीचे पड़ जाती है। चलो आगे आपका क्या था? एचबी चलिए अभी ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? पहले मीटिंग ऑफ कर लें बेटा। बाकियों को भी कोई भी डाउट हो, कोई चैप्टर करना हो रिवाइज, काइंडली लेट मी नो। मीटिंग ऑफ कर दी।